Good morning, students. Myself, Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor, Psychology. आज हम इंटेलिजेंस में गार्डनर्स थ्योरी की बात करेंगे, जो कि एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहलाती है। यानी इसमें उन्होंने इंटेलिजेंस के अलग अलग तत्व न बताते हुए इंटेलिजेंस को ही कई तरीके की बताया है। इससे पहले आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, उन सब में बुद्धि को विभिन्न कारकों का संयोग बताया है, विभिन्न कारकों का एक बंच बताया है। लेकिन यहाँ गार्डनर ने बुद्धि इटसेल्फ को अलग अलग भागों में बांट दिया है। उनका ये कहना है कि सभी तरीके की जो बुद्धि है, जो उन्होंने अलग अलग तरीके के 7 प्रकार बताए हैं बुद्धि के, वो सभी अपने आप में इंडिविजुअली अलग है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। और हो सकता है एक व्यक्ति एक तरीके की बुद्धि में ज़्यादा अच्छा हो और दूसरे तरीके की बुद्धि में कमज़ोर हो। तो इस तरीके से देखें तो बाकी की जो थ्योरी है वो बुद्धि के ही कारकों की बात करती है, जबकि गार्डनर की थ्योरी जो है वो बुद्धि के अलग अलग प्रकारों की बात करती है, बुद्धि के कारक या फैक्टर्स की बात नहीं करती। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब हम बुद्धि के कारकों की बात करते हैं तो वहाँ पे यदि किसी में बुद्धि अधिक है तो वो सारे ही कारक उसमें ज़्यादा होंगे, और बुद्धि कम है तो सभी कारक उसके डाउन होंगे या कम होंगे। लेकिन यदि हम बुद्धि को अलग अलग गार्डनर की थ्योरी के अनुसार देखें और बुद्धि को अलग अलग प्रकारों में बांट दें, बुद्धि के टाइप्स अलग अलग कर दें, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को माने, तो ऐसे में ये बहुत संभव है कि एक व्यक्ति जो कि मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, हो सकता है वो काइनेस्थेटिक यानी कि फिजिकल जो बुद्धि को यूज़ लेने का है, बॉडी यूज़ लेने का है, उसमें वो कमज़ोर हो। या जो डांसर या कोरियोग्राफर होते हैं वो काइनेस्थेटिक बुद्धि में बहुत अच्छे हो सकते हैं और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है बहुत ही प्रेजेंट सिनेरियो में इफ़ेक्टिव है और वर्तमान समय में इसकी बहुत ही उपयोगिता है, और इसी पर ज़्यादातर कार्य अब किया जा रहा है, और इसको प्रेजेंट सिनेरियो में गार्डनर की थ्योरी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। तो इस थ्योरी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इस थ्योरी के अनुसार गार्डनर ने बुद्धि को 7 प्रकारों में बांटा है, यानी कि 7 अलग अलग तरीके की बुद्धि की वो बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो बुद्धि है दैट इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि। इसके अनुसार जिस व्यक्ति में कॉम्प्रिहेंशन की या वोकेबलरी वगैरह अच्छी होती है, आप देखा होगा आपने कि जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, जो मंच पर बोल पाते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, या मंच पे बोलने वाले और आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह, इनकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है, यानी समझ बहुत अच्छी होती है। कहीं भी कुछ लिखा हुआ पढ़ा देखा हुआ है तो उसको समझने का इनकी क्षमता अधिक होती है, और साथ ही इनकी जो वोकेबलरी है, यानी कि इनकी जो शब्दावली है, वो बहुत रिच होती है। इनको एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना आता है। तो इस तरीके की बुद्धि जिनमें होती है वो भाषाई बुद्धि कहलाती है। इसके अलावा दूसरी बुद्धि जो है वो उन्होंने बताया है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। ये आपने देखा होगा जिन बच्चों को मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, नंबर्स के साथ खेलते हैं, जिनको गणितीय समस्याओं का आसानी से समाधान कर लेते हैं, लॉजिक अच्छा लगा पाते हैं, वो सभी इस तरीके की इंटेलिजेंस में आते हैं। इसमें देखा गया है कि व्यक्ति में एनालॉजिकल जो एबिलिटी है, यानी समदृश्यता क्षमता, एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया और उसी टाइप का यदि दूसरा आता है तो वो तुरंत उसमें जो फार्मूलाज वगैरह यूज़ हुए हैं, जो प्रोसेस यूज़ हुआ है, उसे काम में लेते हुए वो समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। इस तरीके की इनकी क्षमता काफ़ी अधिक होती है। तीसरी बुद्धि इन्होंने स्पेशियल या स्थानिक बुद्धि बोला है। स्थानिक बुद्धि बेसिकली वह होती है जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ों को विजुअलाइज करता है जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम स्पेस में उनको विजुअलाइज करके हम बता पाते हैं कि ये ऐसा लगेगा। आपने देखा होगा जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं, वो एक खाली कमरे में इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे ये कलर अच्छा लगेगा, इस कलर पे इस टाइप की पिक्चर अच्छी लगेगी, ऐसी लाइटनिंग अच्छी लगेगी, ये डेकोरेशन अच्छा लगेगा। तो ये जो सारा इमेजिनेशन है जो कि वास्तविक रूप में नहीं है, लेकिन वो अपने स्पेसिफिक जो उनकी स्पेशियल इंटेलिजेंस है उसके द्वारा वो
अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या चीज़ अच्छी लगेगी। तो इस तरीके की जो बुद्धि है वो स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाती है। इसके अलावा शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो डांसर्स होते हैं, कोरियोग्राफर्स होते हैं, जिम्नास्टिक जो करते हैं या जो खेल कूद में आगे होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान होता है कि वो अपनी बॉडी के किस तरीके के मूवमेंट से क्या अचीव कर सकते हैं। एक डांसर ही जान पाता है कि उसको डांस में अलग अलग जो डांस की मुद्राएं हैं उसके लिए अपने बॉडी को कैसे मूव करना है। हर कोई व्यक्ति डांस अच्छा नहीं कर पाता। इसका कारण ये है कि उनमें बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इतनी नहीं होती। लेकिन आप देखें जिम्नास्टिक जो करते हैं उन्हें भी पता होता है कि बॉडी को किस तरीके से उछालेंगे तो वो कहाँ पहुँच पाएंगे, किस तरीके से जो लॉन्ग जंप लेना है या हाई जंप लेना है तो उनमें उनको अपनी बॉडी को किस तरीके से उछालना है, किस तरीके से यूज़ लेना है, ये सारा उन्हें पता होता है। इसी तरह एक डांसर को पता होता है कि उसे अलग अलग मूवमेंट जो सामने लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो दिखाने के लिए अपनी बॉडी को किस तरीके से यूज़ लेना है। तो इस तरीके से आप देखें जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी ये आपके शिल्पकार वगैरह हैं, जितने भी आपके डांसर्स हैं, इन सब में ये बुद्धि काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस को भी उन्होंने एक गार्डनर ने डिफरेंट इंटेलिजेंस माना। हर कोई म्यूज़िक नहीं सिर्फ सीखना एक अलग बात है, लेकिन जो अंदर से म्यूज़िक की जिनको इंटेलिजेंस ही होती है, जो कंपोज़र होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो म्यूज़िक कंपोज़ कर पाते हैं, नए-नए धुन बना पाते हैं, क्योंकि सुर तो वही 7 सुर हैं। उन्हीं 7 सुरों से हज़ारों लाखों तरीके के गाने बन चुके हैं। तो उन्हीं लोगों में जिनमें ये संगीत की जो इंटेलिजेंस होगी वही ये कार्य कर सकते हैं कि वही उन 7 सुरों को अलग-अलग तरीके से पिरो के नए धुन और नए गाने आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरीके से कितनी पिच चाहिए, कितनी रिदम होगी, किस तरीके का कंपोनेंट होगा संगीत का, ये सारी चीज़ों में इस तरीके के लोग इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस अधिक होती है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो पर्सनल और पर्सोनल, ये 2 तरीके की इंटेलिजेंस है। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि यानी पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के भावों, संवेगों, अपनी क्षमताओं, अपने डीमेरिट्स, मेरिट्स, अपने व्यवहार, इन सब को बहुत अच्छे से जानता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह जाने। आपको सुनकर या सोचकर भी आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम लोग आप देखें तो 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बारे में ही ज्ञान नहीं होता। अपने बारे में ज्ञान होने का मतलब है उन्हें अपनी क्षमताओं, अपनी कमियों, अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स, अपने भावों, संवेगों का ज्ञान ही नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि वो अपने संवेगों को कैसे कंट्रोल करें। किसी चीज़ पे को उन्हें बुरा लगा, वो रोने लग गए या उनको गुस्सा आ गया, अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स उनमें खुद में वो क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को नियंत्रित कर पाएँ, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें नियंत्रित किस तरह से करना है। इसीलिए तो आजकल के ज़माने में काउंसलर्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं के बारे में पता नहीं है और काउंसलर क्या करता है कि उन्हें उन्हीं से मिलवाता है। व्यक्ति को व्यक्ति की क्षमताओं और कमियों के बारे में काउंसलर जानकारी देता है, और जब आप अपने बारे में मैक्सिमम जान पाते हैं तभी आप आगे जो सोसाइटी है या दूसरे लोग हैं उनके साथ प्रॉपर एडजस्टमेंट कर पाते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत अन्य बुद्धि जो है पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, इसका मतलब है कि व्यक्ति द्वारा दूसरों को समझना। इसमें एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक सिंपैथी यानी सहानुभूति और एक एम्पैथी यानी परानुभूति। दूसरे के जो एक लैंग्वेज है, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, पुट योर लेग इन अनदर शूज, पुट योर लेग इन अनदर पर्सन शूज, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके बेसिस पे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति किस तरीके से दूसरे की जो भावनाएं हैं उनको समझे। सहानुभूति में तो हम सिर्फ दया कर देते हैं, लेकिन परानुभूति का मतलब है कि जिस पोजीशन में सामने वाला व्यक्ति है वो उसे कैसा फील हो रहा है इसका ज्ञान हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंटेलिजेंसी जो है वो अदर पर्सन्स की भी हो, पर्सनल इंटेलिजेंस इसे बोलते हैं। तो ये भी एक ऐसे ही लोग जो हैं जिनको ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो समाज में सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि वो
वही कार्य करते हैं जो दूसरों को पसंद हो। वो दूसरों के भावों को, संवेगों को, इमोशंस को समझते हैं और उनको कंट्रोल करने की भी क्षमता वो रखते हैं। उन्हें पता है कि इस चीज़ पे सामने वाला व्यक्ति बुरा मानेगा तो वो वह चीज़ करेंगे ही नहीं। उन्हें पता है कि ये सामने वाले को, आपने देखा होगा कई लोग चापलूसी बड़ी करते हैं दूसरे को खुश करने के लिए। हमें बड़े बुरे लगते हैं अगर जिस व्यक्ति को चापलूसी नहीं आती, बट आप उसको साइकोलॉजिकल वे में देखें तो कितना सही है कि व्यक्ति जानता है सामने वाला व्यक्ति किस चीज़ से खुश होगा, तारीफ करने से खुश होगा, गिफ्ट से खुश होगा, तो उसके लिए वो वही कार्य करते हैं और इस तरीके से वो अपना काम निकाल लेते हैं। तो देखा गया है जिन व्यक्तियों में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो समाज में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इस तरीके से गार्डनर ने ये 7 बुद्धि के प्रकार बताए हैं और इन्होंने क्योंकि बुद्धि के प्रकार बताए हैं उसके कारक नहीं है ये, अर्थात किसी व्यक्ति में कोई बुद्धि अधिक हो सकती है, कोई कम। इन सातों में से कुछ बुद्धि में वो ज़्यादा हो सकता है, कुछ में मीडियोकर और कुछ में कमज़ोर हो सकता है। तो इस आधार पे उन्होंने बुद्धि को डिस्क्राइब किया और बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए और आप इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसके बेसिस पे आप जान सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसकी मैथ्स या उसकी पढ़ाई या एकेडमिक्स को देख के इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते। एक जो कोरियोग्राफर या डांसर है वो भी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है। एक जो स्पोर्ट्स में अच्छा है वो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है। एक जो बोलने में या भाषण देने में या मंच पे अपना दिखा सकता है, लोगों को मंच पे अच्छा बोल सकता है, वो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है। या जो दूसरों को समझ सकता है वो भी इंटेलिजेंट है, या जो स्वयं को समझता है वो भी इंटेलिजेंट है। तो ये इंटेलिजेंस के अलग अलग प्रकार हैं जिनको गार्डनर ने बताया और इस तरीके से ये भी एक फैक्टर थ्योरी तो नहीं है बट इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसके आगे जो हम बात करेंगे वो हम बुद्धि की जो प्रक्रियात्मक सिद्धांत है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।